आप सभी दोस्तों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 की हम सीरीज चला रहे हैं। उसी की क्रम में आज हमारा अध्याय 6 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं दी नीलगिरी ताहर परियोजना। तमिलनाडु ने राजकीय पशु के संरक्षण के लिए नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की है, जो भारत की पहली परियोजना है। 25.14 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू रहेगी। ताहर, जिसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची में एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। अब बात करते हैं नीलकुरिंजी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट की नीलकुरिंजी पौधों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है। इसके कारण अब पौधों के उखाड़ने या नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 वर्ष की कैद होगी। इसके अतिरिक्त नीलकुरिंजी की खेती और कब्जे की अनुमति नहीं है। राजसी बैगन नीले रंग की नीलकुरिंजी फूल पश्चिमी घाट का एक मोनोकार्पिंग पौधा है, अतः फिर नए बीज के पनपने के लिए और उसमें फूल आने के लिए 12 वर्ष का इंतजार करना होता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में केले के बागान में पेटेड बैट के नाम से जाने जाने वाली एक नारंगी रंग की दुर्लभ चमगादड़ देखी गई है। इस पेटेड बैट का वैज्ञानिक नाम कैरिबोला पिक्टा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को चमगादड़ों की विभिन्न प्रजातियों का घर कहा जाता है। जोशीमठ आपदा संभावित क्षेत्र। उत्तराखंड में जोशीमठ शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भूधसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। जोशीमठ में भूधसाव और घरों के दरारें पड़ने का सिलसिला तेज होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जोशीमठ की स्थिति का दोबारा अध्ययन करने के लिए सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रणजीत सिन्हा की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है। दी एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। भारत जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणाली नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किए गए एक वैश्विक मंच AIM-4C में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दम्मू रवि ने अबू धाबी में I2U2 इजराइल, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात बिजनेस फोरम के मौके पर AIM-4C में शामिल होने के भारतीय इरादे को व्यक्त करने वाले एक पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दी एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM-4C नवंबर 2021 में दोनों देशों द्वारा शुरू किया गया था। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2,614.51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर 382 मेगावाट क्षमता की सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को स्वीकृति दी है। परियोजना से 1382 मिलियन यूनिट विद्युत का वार्षिक उत्पादन होगा और उत्पादित विद्युत का लेब टैरिफ 3.90 रुपये प्रति यूनिट होगा। परियोजना से हिमाचल प्रदेश को 40 साल तक 12% मुफ्त बिजली उपलब्ध होगी। परियोजना को 17:23 के ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्त पोषित किया जा रहा है। नया टाइगर रिजर्व डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय बांध संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने उड़ीसा राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
डिब्रूगढ़ राज्य में तीसरा और पश्चिमी ओडिशा में पहला टाइगर रिजर्व बन जाएगा। यह बाघ रिजर्व क्षेत्र 804.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सिमलीपाल और सतकोसिया वर्तमान में राज्य में केवल 2 अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई। इस पार्क का निर्माण 0.5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। देश में पहली बार है कि भूगर्भीय महत्व की रॉक संरचनाओं के संरक्षण के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। वन्य जीव संरक्षण बांड। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण हेतु दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है। WCB की राइनो बांड के रूप में जाना जाता है। यह 5 वर्ष का 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत विकास बांड है। यह बांड दक्षिण अफ्रीका में 2 संरक्षित क्षेत्रों में ब्लैक राइनो की आबादी को बचाने और बढ़ाने में योगदान देगा। ये 2 संरक्षित क्षेत्र एडो एलिफेंट नेशनल पार्क और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व हैं। ब्लैक राइनो की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के तौर पर सूचीबद्ध हैं। 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का हुआ है समझौता। दक्षिण अफ्रीका ने भारत का 100 से अधिक चीतों को स्थानांतरित करने के लिए एक समझौता किया गया है। इस योजना के तहत आगामी 8 से 10 वर्षों के लिए सालाना 12 चीता स्थानांतरित किए जाएंगे। नोट: 12 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते कुनु नेशनल उद्यान यानी कि मध्य प्रदेश में छोड़े गए। बरदा वन्यजीव अभयारण्य जो कि स्थित है गुजरात में। गुजरात सरकार ने शेरों के वर्तमान घर गिर राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 100 किलोमीटर दूर बरदा वन्यजीव अभयारण्य में एशियाई शेरों के लिए एक दूसरे घर का प्रस्ताव दिया है। गुजरात सरकार के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार लायन @ 2047 अमृतकाल के लिए एक दृष्टि पर एक रिपोर्ट ने बरदा को एक संभावित स्थल के रूप में पहचाना है जहां 40 वयस्क और उपवयस्क शेरों की आबादी को बड़े परिदृश्य में समायोजित किया जा सकता है। अरावली ग्रीन मार्क प्रोजेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा में टिकली गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। यह अफ्रीकी ग्रीन वॉल कार्यक्रम की तर्ज पर परिकल्पित किया गया है। इसका उद्देश्य हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर बफर जोन में वनीकरण करना है। इस पहल में बंजर भूमि, झाड़ झंखाड़ और खराब वन भूमि पर देसी प्रजातियों के पेड़ और झाड़ियां लगाना शामिल होगा। अरावली विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर यानी कि 5650 फीट है। भारत का 73वां जैव विविधता विरासत स्थल। ओडिशा सरकार ने बोलागिर और बारगढ़ जिलों में 18,963.898 हेक्टेयर में फैली गंधमर्दन पहाड़ी को राज्य की तीसरी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है। यह पहाड़ी श्रृंखला, जिसे आयुर्वेदिक स्वर्ग के रूप में जाना जाता है, यह भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है। एशियाई गिद्धों का पहला संरक्षित व प्रजनन केंद्र। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वनमंडल में 15 हेक्टेयर क्षेत्र में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र एशियाई राजा गिद्धों के संरक्षण के लिए निर्मित और डिजाइन किया गया, जो विश्व का पहला केंद्र बनाया गया है। JCBC का लक्ष्य 15 वर्षों की परियोजना में कम से कम 40 गिद्धों का प्रजनन करना है। यह कैंपा फंड, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वन्यजीव अनुसंधान संस्थान की एक संयुक्त परियोजना है।
भारत में पशु चिकित्सा में डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो इनकी मौत का जिम्मेदार रही है। वर्ष 2004 में प्रजातियों को IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में एवं वर्ष 2007 में इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA 9 अप्रैल 2023 को भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित किया। इसके अलावा भारत ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 800 करोड़ रुपए से अधिक के गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि में समर्थन का आश्वासन दिया है। यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुए, प्यूमा, जगुआर और चीता की सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहा है। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का संस्थापक सदस्य बन गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर, कर्नाटक में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावशीलता मूल्यांकन के अखिल भारतीय बाघ अनुमान 5वां चक्र की सारांश रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार बाघों की आबादी 2006 में 1411, जबकि 2010 में 1708, जबकि 2014 में 2226 और 2018 में 2967 थी। वर्ष 2022 में बाघों की सर्वाधिक मौतें मध्य प्रदेश में 34, जबकि दूसरे नंबर पर 15 मौतों के साथ कर्नाटक है। भारत में विश्व के 75% बाघों की आबादी रहती है। देश की एक तरफ है बाघों की संख्या। भारत में इस समय 3167 बाघ हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रूस आता है, वहां पर 433 बाघ हैं। इसके बाद इंडोनेशिया आता है, यहाँ पर 371 बाघ स्थित हैं। पापोकेट पटेल ज्वालामुखी विस्फोट। मैक्सिको राजधानी के दक्षिण पूर्व में पापोकेट पेटल ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। वर्ष 1994 वर्ष 2000 में इससे भयंकर विस्फोट हुए। जनवरी 2005 के बाद से लगातार गतिविधियां हो रही हैं। 5425 मीटर यानी कि 17,797 फुट पर्वत मैक्सिको सिटी के दक्षिण पूर्व में लगभग 70 किलोमीटर यानी कि 45 मील और एक पोपो के रूप में जाना जाता है। चक्रवात फ्रेडी के बारे में बात करेंगे तो मलावी से आए चक्रवात फ्रेडी ने लगभग 99 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मलावी सरकार ने देश के दक्षिणी क्षेत्र में आपदा की घोषणा की है। घातक चक्रवात फ्रेडी ने पड़ोसी मोजाम्बिक और मेडागास्कर को भी प्रभावित किया है। यह लंबे समय तक चलने वाला उष्णकटिबंधीय बिपरजॉय चक्रवात 6 जून 2023 को भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुजरात के पोरबंदर में के दक्षिण में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर डिप्रेशन देखा गया और इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने से और एक चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है, जिसे बिपरजॉय नाम दिया गया है। यह नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया है और इसका अर्थ है कि विपत्ति या आपदा। इस डिप्रेशन ने गोवा, मुंबई, गुजरात से होते हुए राजस्थान सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों को प्रभावित किया है। चक्रवात गैब्रियल के बारे में बात करते हैं तो न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप पर आए चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण न्यूजीलैंड द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। यह घोषणा 6 क्षेत्रों पर लागू हुई: नॉर्थ लैंड, ऑकलैंड, ताइराविटी, बे ऑफ प्लेटी, वाइकाटो और हॉक्स बे। न्यूजीलैंड में तीसरी बार आपातकाल लगाया गया है। इसके पहले 2019 में क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले के समय और फिर वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण देश में आपातकाल लगाया गया था।
चक्रवात फेबियन के बारे में। हिंद महासागर का चक्रवात फेबियन अब श्रेणी 3 उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति में पहुंच गया, जो इसे वर्ष 1986 में चक्रवात विली लीला के बाद का सबसे मजबूत चक्रवात बना देता है। वर्तमान में फेबियन ने 115 मील प्रति घंटे 963 मिलीबार के दबाव की हवाओं को बनाए रखा और 7 मील प्रति घंटे की गति से दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर की ओर बढ़ा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फेबियन 17 अप्रैल 2023 को डीएफए गार्सिया के दक्षिण पूर्व में चला, जिससे वहां लगातार बारिश, ऊंची लहरें, तूफानी लहरें और संभावित उष्णकटिबंधीय तूफान बल हवाएं बनी रहीं। चक्रवात मोचा के बारे में बात करते हैं तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस वर्ष का सबसे पहला चक्रवाती तूफान मोचा बंगाल की खाड़ी में बना है। इससे पश्चिमी बंगाल व ओडिशा राज्यों के साथ भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश और म्यांमार भी प्रभावित हुए हैं। चक्रवात मोचा नाम यमन द्वारा सुझाया गया है। मोचा लाल सागर तट पर स्थित यमनी शहर मोचा या मोरखवा से उत्पन्न हुआ है, जो लंबे समय से अपने काफी व्यापार के लिए जाना जाता है। माउंट मेयोन ज्वालामुखी 11 जून 2023 को फिलीपींस मनीला के दक्षिण में अल्बे प्रांत में लेगाजपी शहर के पास स्थित माउंट मेयोन में विस्फोट से लावा और सल्फ्यूरिक गैस निकलना प्रारंभ हो गया है। 2462 मीटर यानी कि 8077 फीट ऊंचा माउंट मेयोन आखिरी बार 2018 में हिंसक रूप से फटा था। फिलीपींस में वर्तमान में 20 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी माउंट मेरापी 11 मार्च 2023 को विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया और गर्म राख के बादल और चट्टान, लावा और गैस का मिश्रण आसपास के 7 गांवों में फैल गया। ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है। 2963 मीटर ऊंचा यानी कि 9721 फीट मेरापी इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। आइए कुछ प्रमुख ज्वालामुखियों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे देखा जाए कि माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है, माउंट एटना इटली में स्थित है, स्ट्राम्बोली इटली में है, इसे भूमध्य मध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। विसुवियस जो कि इटली में स्थित है, मोना लोआ हवाई द्वीप में है, किलिमंजारो तंजानिया में, माउंट ताल फिलीपींस में, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा। जय हिंद।